Hello viewers, welcome to Kashmir Life Interviews. Today we are joined by Jammu and Kashmir Pradesh Congress Committee President Ghulam Ahmed Mir. We are going to be talking to him about the recently conducted District Development Council elections and the politics in Jammu and Kashmir post August 5. Welcome Mir साहब. थैंक यू, शुक्रिया. मेरा पहला सवाल है कि परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी नहीं रही डीडीसी इलेक्शंस में 26 सीटें आई, तो इज कांग्रेस रेलेवेंट टू जम्मू एंड कश्मीर? क्या हो रहा है? नहीं, आप बेहतर जानते हैं जिन सिचुएशनों में, जिन हालात में ये चुनाव लाया गया और रैंडमली, चूँकि शायद बीजेपी या उनके प्यादों को पता रहा होगा जिस तरह का डिलिमिटेशन इसमें किया गया और यकतरफा डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करना, फिर रिजर्वेशंस देना, इन सब में पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमेशा रोल रहता था. ये कॉन्सेंसस से होता था, मगर वो सारे प्रोसीजर्स इसमें तो किए नहीं गए. ये भाजपा के लोगों ने अपनी सरकार के साथ मिलकर अंदर अंदर बनाए और हमारे लिए तो ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने ये सारी चीज़ लाई. और 280 सीटों का चुनाव और 8 फेजेस में फैला हुआ 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनकी अपनी प्रिपरेशन रही होगी, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन के साथ में उनकी फुल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम कर रही थी. उनको तंजीम को काम नहीं करना पड़ा, उनका खूबसूरती के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका रोल प्ले किया. तो कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ दोनों खित्तों में तमाम ज़िलों में कोशिश थी हमारी कि जहां हमारी स्ट्रेंथ है वहां पर हम आगे निकल पाए. उसके बाद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जिसको 280 सीटों पर कैपेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल थे. चूंकि ये असेंबली से ये होना नहीं चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास हमेशा लोग रहे इलेक्शन लड़ने के लोग लिए. होना अलग बात है. बीजेपी के पास थे, एनसी के पास नहीं, थे, किसी तो के पास कांग्रेस के पास क्यों? किसी के पास नहीं थे. एनसी ने तो मुझे सीट्स आप ली. नहीं, सीटें लेना अलग बात है. मैं पहले कर रहा हूं 280 सीटों पर कैपेबल एलिजिबल कैंडिडेट होना, आदमी होना, वो तो कोई किसी के पास दिक्कत नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा था. मगर अगर आप देखेंगे कैंडिडेचर, तो कैंडिडेचर हम नहीं कह सकते जहां एक तरफ कोई 20,000 वोट लेने वाला है और एक तरफ कोई 195 वोट लेने वाला है. वो भी कैंडिडेट थे. 9 वोट और 10 वोट भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज से वोट लेने वाले कैंडिडेट, वो भी कैंडिडेट थे. मगर हम उनको कैंडिडेट नहीं मानते, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स. उस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इक्वली एलिजिबिलिटी नहीं थी. अगर बाद में जब हर एक पार्टी मैदान में उतर आई तो डिवीजन ऑफ वोट बहुत हो गया. तो उसका अगर आप देखेंगे जम्मू के 5 या 6 जिलों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने थी. वहाँ कोई तीसरी पार्टी का नाम नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ना पीडीपी थी. नहीं, मेरा सवाल है कि 2014 का असेंबली इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 और अब ये डीडीसी इलेक्शंस, सब इलेक्शंस में कांग्रेस की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है स्टेट में. तो क्या वजह है? मतलब कांग्रेस क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है? लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, बात वो नहीं, कांग्रेस को कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं, ना लोगों को कांग्रेस समझने में कोई दिक्कत है. मगर जिस तरह से एक किस्म से क्रैकडाउन करके, ये शायद 70 साल में पहली बार देखा जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यूज़ किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया हर सतह पर, तो इतना शायद 70 साल में कभी नहीं देखा था. आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बीजेपी को मदद कर रही थी? मैं वही कह रहा हूँ. रूलिंग पार्टी के इशारों पर उन्होंने कंप्लीटली एक सियासत का हिस्सा बनकर रोल प्ले किया है. यही एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट में कांग्रेस के अंडर भी थी, तो कांग्रेस के टाइम भी ये करता था. से नहीं होता था. यही तो चीज़ हम देख रहे हैं. कुछ चीज़ें भाजपा सिखा रही देश को जो देश ने आज तक नहीं सीखा था. कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा टाइम देश को रूल किया. कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्ट नहीं तो कोalitions में रूल किया. मगर हम लोगों ने कभी नहीं ना ये सीखा है. वो आपको ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं अगर आप किसी टाइम किसी ब्यूरोक्रेट को भी पूछेंगे तो. मगर यहाँ पर एक हिस्सा ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनी रूलिंग पार्टी के लिए. अब गुपकार अलायंस के सिग्नेटरी थे 4 अगस्त 2019 को, फिर आप गुपकार अलायंस से बाहर आ गए जब पीएचडी बना, तो मतलब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मतलब अचानक से क्या बेसिकली हुआ कोई ऐसा नहीं है. जिन पीरियड्स में वो फारूक साहब ने मीटिंग्स बुलाई है
कोइंसिडेंटली उसी पीरियड में हमारा बिहार में चुनाव चल रहा था, बीइंग ए नेशनल पार्टी हमारे स्टेक्स थे वहाँ पर। तो उस पीरियड में जब उन्होंने अचानक शॉर्ट नोटिस पर हमको बुलाया, तो चूंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मुझे जो नेशनल लीडरशिप से बात करके किसी भी ग्रुप में शामिल होना था एज ए पार्टी, तो उसमें लीडर से जहां बात करनी थी वो अवेलेबल नहीं थे, वो सारे एंगेज थे। उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये बिहार चुनाव से हमें फ्री होने दो और हम देखेंगे कि ये एजेंडा बन क्या रहा है, जो मसवदा है वो क्या है। तो उसको लेकर हमारे कांग्रेस में ऑलरेडी कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है, जो मनमोहन सिंह जी की आदत बट वो तो बहुत साइलेंट है, उन्होंने तो 5 अगस्त के बाद बात ही नहीं की। नहीं, क्यों नहीं, 5 अगस्त के बाद में 5 अगस्त मनमोहन सिंह साहब ने तो खुद एंडोर्स किया उनका, तो उन्होंने तो 5 अगस्त के देश को बहुत सारे आपके जयवीर शेरगिल साहब, वो तो पीछे भी हमारी आपकी बात हुई है, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मगर 5 अगस्त प्री 5 अगस्त दैट मीन्स 4 अगस्त शाम को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन दिया है, that was basically prepared by Kashmir Policy Planning Group headed by Manmohan Singh ji, which was adopted by the Congress Party on the whole. इसी तरह से फिर 5 अगस्त के बाद में 9 अगस्त को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो हमारे लिए आगे का रास्ता मिला वर्किंग कमेटी से, उसमें पार्ट एंड पार्सल है सारी लीडरशिप। फिर वर्किंग कमेटी के बाहर कोई लीडर कोई इंडिविजुअल अपनी राय देगा, वो हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है, हमारे लिए वर्किंग कमेटी का फैसला। नहीं, जो हाईकमांड है अभी कांग्रेस की, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है, बट कोई कांग्रेस हाईकमांड से बात तो नहीं कर रहा है जो 5 अगस्त के बाद हुआ। स्टेट लेवल पे भले ही कोई बात कर ले, बट वैसे डर है क्या बीजेपी का? नहीं, बेसिकली तब से लेकर खासकर ये मार्च से लेकर आपको पता है पूरा ये जो कोविड-19 की सिचुएशन हुई, उसकी वजह से अभी फिजिकल मीटिंग्स कहीं नहीं हुई। जितनी भी कार्रवाई चल रही है वो वर्चुअल चल रही है, दूर रहकर व्हाट्सएप पर और दूसरे तरीके से खबरें आ रही और खबरें जा रही है। तो मेरे ख्याल से अब जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, अनकरीब भी AICC का सेशन होगा और उसमें देश के इम्पॉर्टेंट इश्यूज उसमें डिस्कस होते हैं, डिबेट होते हैं। उसमें जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उस AICC सेशन का होगा। मेरे ख्याल से पूरे देश को पता चल जाएगा कि कांग्रेस का मौक़िफ़ जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है। जो PhD की बात हो रही है, PhD की सिंसियरिटी पे बात हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं? PhD के रोड मैप पे बात हो रही है, तो कांग्रेस कैसे देखती है PhD को? देखिए, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस आपका रामबन में अनाउंस हो गया। जहाँ तक जो उन्होंने मोटे तौर पर एजेंडा रखा स्टेट को वापस लेने की बात, ये तो कांग्रेस ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोल चुकी है। वो तो होम मिनिस्टर ने तो प्रॉमिस भी किया है। मैं वही कह रहा हूँ। और जब 370 की बात वो कह रहे हैं, हमने इतना ही कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वी विल फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। मगर चूंकि उसके बाद 5 अगस्त के बाद की जो सिचुएशन है, दुनिया भर की पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और सेम टाइम जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन आ गया, मतलब एक किस्म से एक्सेप्ट हो गया, इट इज़ सब जुडिस, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस डे टू डे हियरिंग का भी वेट करें। और रही बात स्टेट की और जो ये बाइफर्केशन हुई, ये क्यों हुई, हमें अपना स्टेट वापस चाहिए, उसमें तो सब तकरीबन एक राय के हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस है क्या PhD के साथ पॉसिबल कांग्रेस की? क्योंकि अलायंस, देखिए अलायंस तो एक होता है जब पार्टीज आपस में बैठती हैं, गिव एंड टेक करती हैं। एक तो अंडरस्टूड है विदाउट कोई बड़ी अनाउंसमेंट के बगैर भी हमने देखना है कि सेक्युलर लाइक माइंडेड मेन स्ट्रीम पार्टीज, क्योंकि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, किसी जगह पर भी 1-2 जिलों को छोड़कर बीजेपी को है 2-4 जिलों में जहां उनकी मेजॉरिटी आई है, बाकी 15 जिलों में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक से ही बनता है। इकट्ठे किसी के पास 10 या 12 नहीं, किसी पार्टी के पास में 2-2, 3-3 पार्टियों को मिलकर ही कोई स्ट्रक्चर बनता है। जो 5 अगस्त को हुआ जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, तो आप किसको जिम्मेदार मानते? क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? क्यों कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है? डाइल्यूट नहीं हुआ था कांग्रेस के टाइम में आपकी सक्सेसिव गवर्नमेंट? कहने की बातें हैं, ये भी आपका मेरा सवाल पीछे हुआ। डाइल्यूशन क्या होता है? देश के आईन में जो 1947 में हुआ, 50 में हमारे सामने आया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जितने आर्टिकल्स बने हैं वो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट बने हैं। अभी तक हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 224 बार अमेंडमेंट हुई है।
वो तो खाली क्या 370 की हुई, जो 370 के बगैर भी आर्टिकल्स है उनको वक्त के हिसाब से इम्प्रूव करते हुए या कोई चीज़ उसमें अब आउटडेटेड हुआ वो निकालने के लिए अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो बीजेपी तो भी वही कह रही है कि वो टेम्पररी था, हमने उसको हटा दिया। बीजेपी के कहें, उनको रास्ता आपने दिखाया, उनको अपना एजेंडा चलाना है। अगर इतना ही टेम्पररी था, घबराहट क्यों थी उनको? अगर वो टेम्पररी था, घिसते घिसते घिसना ही था, तो उनको इसको लैंडस्लाइड वो बिल्डोजर चलाने की जरूरत क्या थी? फिर तो अपने आप निकल जाता। और मैंने पीछे कांग्रेस की पॉलिसी ये थी कि अपने आप निकल जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं वो जब ये कह रहे हैं, हमारे हिसाब से तो दिस वाज एन परमानेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मगर उनका जो नजरिया है तो मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ। हमारे लिए ये है जो आपने पिछले बार भी मेरे से ये कहा था, हमने कहा अगर हमारे टाइम में भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं वो जमहूरी तर्ज अमल से आए। वो स्टेट और सेंटर ने जो भी सरकार यहाँ पर थी, जिस किसी भी सरकार यहाँ थी जिसको लोगों ने मैंडेट, उन सरकारों के साथ सलाह मशवरे के बाद में अमेंडमेंट्स लाए गए। उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट से, इलेक्टेड असेंबलीज के साथ में मतलब सलाह मशवरा करके अमेंडमेंट्स लाई जितनी आई है। मगर ये पहली बार है कि ना असेंबली को पूछा गया, ना स्टेट का वेट किया गया, ना हुकूमत का वेट किया गया, ना किसी पब्लिक नुमाइंदे से पूछे, बल्कि अपने ही गवर्नर के पास कागज़ भेजा। गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से अप्रूवल दिया और सदर हिंद ने उस पर ठप्पा मारा। ये गैर जमहूरी अमल है उसमें। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट कल सेंटर में आती है तो आप 370 वापस लेके आएंगे? डेफिनेटली इन सारी चीजों पर रिकंसिडरेशन होगी। अभी तो कोई बोल भी नहीं रहा 370 पे। बोलने की, अब आज के दिन में बोलने की क्या बात है? मैं कह रहा हूं, जब मैंने आपसे पूछा था कि बीजेपी का डर है क्या? नहीं, बीजेपी का किसी को डर नहीं। एक ही पार्टी है कांग्रेस जिसको किसी का डर नहीं है, और किसी को हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं, मगर कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है उसने डर कभी पाला ही नहीं है। तो डर किस बात का है? आपने बोला कि कांग्रेस को डर नहीं है और अब किसानों की बात कर रहे हैं, तो आपने 370 के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया पीसफुली? हो तो रहा है, प्रोटेस्ट ही हो रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट में है। प्रोटेस्ट में तो कांग्रेस जीती नहीं, जहां से आप बहुत सीट्स लिया करते थे। प्रोटेस्ट उसका मैं जवाब दे चुका हूं। जब एक तरफ पूरी सरकार ही खड़ा है, वहां नेचुरल मैंडेट नहीं है, हम नहीं मानते ये नेचुरल मैंडेट। तो आप ईसीआई के पास क्यों नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं जब आपको लगता है कि स्टेट मशीन? अरे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाने के पास कोई फायदा नहीं निकल रहा है, तो ईसीआई क्या करेगा? अगर ईसीआई इतना ही फॉर्मल प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड के लिए ईसीआई इतना ही ये होता न्यूट्रल, तो फिर इस प्रक्रिया को शुरू करते वक्त तो ऑल पार्टीज को बुला लेते, ना सिर्फ कांग्रेस, बाकी पार्टियों को भी बुला लेते, जो एक प्रेसिडेंस है। नहीं फॉलो किया उनने। तो इसलिए इस वक्त जहां तक स्टेट या 370 की बात है, इसके लिए पूरा जम्मू कश्मीर सदमे में है। और जिसका आपने इस चुनाव में भी देखा, अगर बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने 75 सीटें जीती, नो डाउट, मगर 280 में 75 जीते। वो कैसे कैसे जीते वो मैंने आपको इशारे दिए, मगर 205 सीटें बीजेपी नहीं जीती। मुद्दा यही था, 370 या नहीं। तो जो 205 सीटों पर वो नहीं जीते तो उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? वो चाहे किसी शक्ल सूरत के लोग नहीं जीते। आपने मेरे से कहा कि डिस्ट्रक्टिव मेजर्स कांग्रेस ने नहीं लिए कभी जम्मू कश्मीर के हवाले से, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। 2010 में उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, आप उसमें पार्ट भी थे, आप खुद भी मिनिस्टर थे, तो एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेट तो तब भी था, प्रीपेड फोन्स बंद हो गए, एवरीथिंग वाज अ ब्लैकआउट। तो मतलब क्या फर्क है? पीरियड के लिए तो कभी कभार सरकारें का इकदाम उठाते हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपसे ही तो सीख ली। तो फिर वो कांग्रेस ही अपने आप को नाम दे ना, फिर बड़े दावे ना दे कि हम बीजेपी है, पार्टी विद डिफरेंस। तो अगर वो सब चीज कांग्रेस का ही फॉलो कर रहे हैं तो उनको कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को नाम देना चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ना रहे ना, फिर लोगों को धोखा ना दे। मेरा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जैसे मैंडेट आया, जम्मू में बीजेपी फिर जीती, 2014 में भी जीती थी, अब भी जीती है, तो सब जगह नहीं जीती है, बट ठीक है, ठीक परफॉर्मेंस रहा उनका। तो कहीं जम्मू और कश्मीर लाइंस पे ये जम्मू कश्मीर डिवाइडेड नहीं लगता है? एंड इसका कौन मतलब जिम्मेदार है कि एक जम्मू का मैंडेट अलग होता है एक साइड और कश्मीर का एक साइड होता है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। पहले आप पास्ट को देख लीजिए ना। ये जो रिसेंटली पिछले 5-6 साल से ये इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही है और ये एक सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का ही है।
चूँकि वही तो हम इशारे दे रहे हैं, पूरे मुल्क को वो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक अब वो सरकारों में है, सेंटर और स्टेट में, वो किसी भी चुनाव में डेवलपमेंट और अचीवमेंट डिबेट नहीं बनने देते हैं। वो एक सेक्शन को अलग करके, बाकियों को अलग करके, उसका ये असरात आपको दिख रहे हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। जबकि दूसरे पार्टियों ने, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कभी भी इस नज़रिए से देश को या जम्मू कश्मीर प्रदेश को नहीं चलाया। हमारे लिए सब यकसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उस साइड का रहने वाला हो, इस साइड का रहने वाला हो, हम लोगों ने सबको यकसानियत के साथ चलाया। मगर ये कहीं ना कहीं दरार करके ही अपना वोट बैंक पैदा करते हैं। 3 प्राइम मिनिस्टर्स रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह साहब रहे, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं अभी। तो तीनों में क्या डिफरेंस है विज़ कश्मीर? नहीं, बहुत फर्क है, क्यों नहीं। अगर आप मनमोहन सिंह का देख लेंगे तो वो तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर विद डिफरेंस रहा ही है। वो तो कश्मीर, उनके दौर में तो कश्मीर में कुछ हुआ नहीं। कश्मीर में जितने तो पहल पाकिस्तान नहीं गए, नहीं पाकिस्तान नहीं गए, मगर उन्होंने बिना पाकिस्तान गए हुए जितना कश्मीर मामले को आगे बढ़ाया था, वो अगर अगले साइड से उनको प्रॉब्लम नहीं आई होती तो शायद वंस फॉर ऑल उनने ये मामला क्लियर कर लिया होता है। जब मुशर्रफ के टाइम पर उन्होंने बातचीत शुरू की, तो उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी, बावजूद इसके कि वो बीजेपी के ही हैं, जनसंघ के बुनियाद से वो थे, मगर फिर भी उन्होंने देश को समझा था। जिस तरीके से उन्होंने देश को समझा था, उनके बिहेवियर में, उनके डिसीजंस में कभी वो बू नहीं आती थी। तो इसलिए उनको देश, अबो पार्टी भी मतलब उसको रेस्पेक्ट करता था, और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिल से रेस्पेक्ट किया था। तो जो आज का प्राइम मिनिस्टर है, इसकी तरबियत ही उसी तरह की है कि डिवाइड करके अपना रूल करो। वो तो अंग्रेज़ों के फॉलोअर रहे हैं, जो आज़ादी के टाइम पर भी उन्हीं के साथ थे। तो ये उस तरबियत के हैं, ये हर जगह डिवाइड करके अपने बीच का रास्ता निपटा रहे हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो पीएचडी से आप बाहर आ गए, तो ये किसका फैसला था आखिर? मतलब क्या मैंने आपसे, हम अंदर गए ही नहीं तो बाहर कहाँ से आए? तो थे गुपकार अलायंस, मैं था ना, वो 4 अगस्त की बात, पहला लिस्ट निकाला मैंडेट्स का, उसमें तो कांग्रेस के लिए मेरे भाई सुन, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 4 अगस्त 2019 जब स्टेट था, जब उस वक्त तमाम नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे बैठी थी, उसमें कांग्रेस सिग्नेटरी थी। क्यों नहीं रहते? जो तजब्जुब था अवाम में, तो उसके लिए तो एक जॉइंट आवाज़ उठना था ना। बट बाद में जब वो जॉइंट आवाज़ दिल्ली वालों ने नहीं सुनी, जो उन्होंने कदम उठाने थे उठा दिए और ज़बरदस्ती हम पर लाद रहे हैं, उसके बाद से सिचुएशंस डिफरेंट सी हो गई। तो इसलिए उन्होंने 15 महीने के बाद जब मीटिंग बुलाई, 15 महीनों तक अगर कोई इस सब्जेक्ट पर बोल रहा था तो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, गुलाम अहमद मीर बोल रहा था, सड़कों पर बोल रहा था, उसका कोई माने नहीं है क्या? और जब वो 15 महीने के बाद निकले, आपस में बैठने लग गए, और उस वक्त हम चुनाव में बिजी थे, हम उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, न मैं अंदर गया हूँ तो न मैं बाहर आया हूँ। यहाँ वैली में जिन पार्टियों का, जहाँ पर जिस ज़िले में इन्फ्लुएंस था, हमने उन ज़िलों में उनके साथ बात चलाई थी, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग में कुछ सीटें गिव एंड टेक हुई थी। बाद में एक ही कोई रीज़न उसमें नहीं बना, उसमें रीज़न ये भी आया कि एक एक सीट पर 5-5 पार्टियों ने क्लेम लगाई। पार्टियां जब ज़्यादा इकट्ठे हो गई, तो जब सीट बाई सीट डिस्कस करने लगे, तो एक ही सीट पर 5-5 पार्टियों ने दावेदारी नहीं, मेरी मजबूत दावेदारी, तो उसमें थोड़े से क्लैशेस आने लगे। उस वजह से भी फिर कई सारी पार्टियों ने, मैंने नहीं, कई सारी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कहाँ पर एनसी को सीट अलाट हुई थी पीएचडी में, वहाँ पीडीपी ने भी लड़ा। जहाँ पीडीपी को सीट अलाट हुई थी, वहाँ एनसी ने भी सिंबल के साथ लड़ा। तो कांग्रेस पर ही ये क्यों कसूर है? हमको भी अपना स्ट्रक्चर बचाए रखना था, हमको भी अपना तंजीमी सिस्टम को बनाए रखना था। इसलिए हमने भी फिर जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमारे पोटेंशियल लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, ये भी चाहते हैं कि हमें चुनावी राजनीति में डाला जाए, हार जीत तो दूसरी बात होती है, हमने ऐसी जगहों पर कैंडिडेट डाले, और जो रिजल्ट है आपके सामने है, हम उसको छुपाते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। थैंक यू।